पर्दे पर हमारे मित्र और प्रख्यात अनुवादक और पत्रकार ब्रिज शर्मा मौजूद हैं, जो इन दिनों गोवा से आए हुए हैं, दिल्ली मेरे घर पर हैं इस वक्त। और मैं उनसे अनुवाद के पूरी दुनिया उस पर काफ़ी एक अनौपचारिक बातचीत होगी और उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे जो आमतौर पर हम लोग नहीं जान पाते हैं अनुवादक के रूप में जब कोई आदमी अपना काम करता है। तो ब्रज जी नमस्कार। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अनुवाद की दुनिया में शुरू से, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में बैचमेट के रूप में जर्नलिज्म शुरू किया था। आप अंग्रेजी में थे, मैं हिंदी में था जी। तो आप जो है उसको उस जमाने में भी अनुवाद करते थे, क्योंकि मुझे याद है आप चर्चा कर रहे थे कि आपने ज्ञानरंजन की कहानी का अनुवाद किया है और चीजें अनुवाद की थी। तो श्रीराज शुक्ल का राग दरबारी आपने एक बार 2-3 चैप्टर किए थे, जो कि एक बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है जी। तो ये अनुवाद की दिलचस्पी आप में क्यों आई, जबकि आप अंग्रेजी में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे, और अचानक ये अनुवाद की दुनिया में आने का क्या कोई प्रमुख आकर्षण क्या था? देखिए, प्रमुख आकर्षण इसका विनोद ये था कि मैं जो कुछ चीज़ें पढ़ी और उनमें जो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ ऐसा ही लिखूं, ये कह सकते हैं। तो तब मैंने मंटो की, मसलन मेरे शुरू में मेरा मंटो में बहुत इंटरेस्ट था, तो मंटो की मैंने कहानी पढ़ी और कहानियाँ पढ़ता था मैं, और एक उनकी कहानी मैंने अनुवाद करी, लेकिन वो कहीं छपी नहीं, मैं तब बम्बई में था। उसके बाद हिंदी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अपने अर्ली ईयर्स में। अब मैं इतने हिंदी के किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो ज्ञानरंजन की कहानी घंटा पढ़ी मैंने, तो बहुत इम्प्रेस हुआ। तो बस मेरा दिल किया कि इसको एक दूसरी भाषा में परिवर्तित करूँ, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का पत्रकार हूँ, तो उसे अंग्रेज़ी की दुनिया तक पहुँचाऊँ। तो अनफॉर्चुनेट है कि वो ये सब अर्ली ट्रांसलेशन छप नहीं पाया। रघुवीर साहब की कहानी है किले में औरत, बहुत इम्प्रेस हुआ था मुझसे, वो शायद तुम्ही ने दिखाई थी मुझे, लेकिन वो भी नहीं छप पाई। लेकिन जब बाद में एक बार जब हम लोग इकट्ठे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में और एक ट्रेनिंग में पत्रकार मैगजीन निकालते थे, शायद उसका क्या नाम था, हाँ वो ट्रेनिंग का एक ट्रेनिंग पत्रिका निकलती, उसमें बारी बारी से सब लोग संपादक बनते थे। तो जब तुम्हारी बारी आई तो उसमें तुमने मेरे से एक कविता का अपनी अनुवाद कराया। वो मैंने तुम्हारी कविता जब पढ़ी तो, हालांकि तुम्हारी रिक्वेस्ट में अनुवाद कर रहा, तो मुझे इंट्रीगिंग लगी वो। उसमें शायद एक लड़की बॉल से कुछ पीछा कविता थी, पीछा, हाँ। तो मुझे उसको अनुवाद करने के बाद लगा कि और भी कवियों की कविताओं को अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका आया नहीं। जब हम फिर इकट्ठे रहने लगे तब मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ता था, तो मेरे दिल में कहीं रहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसको छपवाऊंगा कहाँ, मेरी अपनी ही इतनी ट्रांसलेशन रिजेक्ट हो चुके थे। तो जब मैं अहमदाबाद पहुंचा और आपने लिखा है, साल की बात है ये बात है 1991 की। तो मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया में उप संपादक था, और मेरे संपादक थे हरीश खरे, जो बाद में मनमोहन सिंह के एडवाइजर बने। तो उनके साथ जब मैं काम करता, तब मैंने तुम्हारी 2 कविताएं छापी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब। टाइम्स ऑफ इंडिया का लिटरेरी पेज था, उसमें छापी। उसमें एक 3 वेश्याओं वाली कविता थी, बारिश जी, और पीछा थी, हाँ। तो वो मुझे फिर उसके बाद मुझे तुम्हारी कविताओं को और तुम्हारे काम को ट्रांसलेट करने का चस्का लग गया, और तब मेरी समझ में उन कविताओं को ट्रांसलेट करने के बाद समझ में आया पहली बार कि मैं जिस आदमी के इतने करीब रह चुका हूँ, वो तो एक बहुत ही, क्या कहते हैं, प्रख्यात तो अपनी जगह है, बहुत इम्पॉर्टेंट और
बहुत कुशल लेखक है। शायद हम लोग दोस्त थे और एक साथ साथ कमरे में रहते थे, झगड़ा भी करते थे। तुम्हारे एक नोट भी है मेरे पास कि मैं नल का एक पानी का नल खोल के छोड़ गया था, तो तुम मुझे कटाक्ष का नोट लिख के गए थे, तो वो भी मेरे पे आज तक रखा है। तो मुझे तब समझ में आया, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं विनोद तो विनोद है, ये इतना इम्पोर्टेंट राइटर, मेरा इतना करीबी दोस्त है, तो मैं इसकी कविताओं को और अनुवाद करता हूँ। फिर मैं तुम्हारे पास एक बार बहरीन से आया ये दिल्ली, तो तुमने मुझे अपने पहले अनुवाद सेपुकू के बारे में बताना शुरू किया, और शायद ये भी कहा कि तुम उसको 2-3 बार शुरू कर चुके हो, छोड़ चुके हो, और फाड़ के उन चैप्टर्स को फेंक भी चुके हो। हाँ, असल में कई लोग ऐसा करते हैं कि जब मेरे एक दोस्त महेंद्र भल्ला, जो कि काफी हिंदी के जाने माने उपन्यासकार कहानीकार हैं, वो कहा करते थे कि मैं कई ड्राफ्ट पे काम करता हूँ। जैसे एक ड्राफ्ट बनाया, फिर उस पर रीवर्क किया, फिर रीवर्क किया। मेरा तरीका थोड़ा अलग था। जैसे मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो 2-3 चैप्टर तक लिखा, अचानक वो कहीं लिखना बंद हो गया, तो मैं जब करीब गैप के बाद उसको उठाता था तो मेरा मन करता था कि अब इसको फाड़ दो। मतलब वो जो मैंने लिखा हुआ है 3 चैप्टर 4 चैप्टर, कई बार तो मैंने 5-5 चैप्टर लिख के छोड़ दिया और फिर उसे फाड़ दिया। मतलब उसको मैं देखता भी नहीं था। यानी ड्राफ्ट का मतलब होता है रीवर्क करना, लेकिन मैं रीवर्क नहीं करता था। तो आखिर में मैंने देखा कि एक बार मुझे उसकी कहानी का, क्योंकि सेपक्कू एक अजीब तरह की दुनिया थी, क्योंकि मैं उस दुनिया में काफी वो कला का अंडरवर्ल्ड भी था, और कला का एक तरह का, उसकी अच्छाइयां भी थी, उसके आनंद भी थे, उसके क्रिएटिव प्लेजर भी थे उसमें, लेकिन उसका एक माफिया भी था। क्योंकि आर्ट माफिया, जहाँ मनी है, जहाँ इतनी मनी है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो डायरेक्टर, मतलब एक ड्रग के बाद दुनिया का सबसे अधिक, मतलब आर्ट माफिया जो है वो मनी के भयंकर और क्राइम, मतलब माफिया क्रिएट करता है। तो मैंने उस दुनिया को देखा था, मैंने कला की दुनिया को देखा था कि एक कलाकार जो है वो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, मेहनत करता है, सुबह से रात तक काम करता है, गैलरी वालों के पास जाता है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछ रहा है। पर एक उससे लेसर एबिलिटी वाले कलाकार को अगर एक गैलरी सिस्टम महान कलाकार साबित करने के सारे तरीके, क्रिटिक्स को पटाना, पैसा लगाना, तो उससे उस दुनिया में मैंने, क्योंकि मंजीत बाबा मेरे अच्छे दोस्त थे, वो बड़े मशहूर चित्रकार थे, उनको वो जब कोमा में चले गए अचानक, कई साल तक कोमा में रहे, तो मंजीत बाबा का वो एक्सपीरियंस मैंने जब, चूंकि तब तक मैं एक सीनियर राइटर था, मैं फिल्म समीक्षक, कला समीक्षक के रूप में ज्यादा जाने लगा था, कोई मुझे जानता ही नहीं था कि ये उपन्यास भी लिखते हैं। हालांकि मैंने कहानियां लिखी थी, मेरी कहानियां सारिका वगैरह में 60 के दशक में, 70 के दशक में छपी थी। एक बार निर्मल वर्मा ने मेरी कहानी का मुझसे बड़ा जिक्र किया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक वो बड़े कहानीकार थे। लेकिन मैं उपन्यास कभी लिखूंगा ही मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जब मंजीत बाबा के कोमा में जाने के बाद मैंने एक देखा कि वो एक अजीब बात मैंने उस दिन महसूस की कि अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे घर आया तो उसके ग्लैमर पेज में मंजीत बाबा एक लड़की के साथ खड़े किसी पार्टी में वाइन पी रहे हैं, और उसमें नीचे कैप्शन ऐसा था कि जैसे, मतलब कलाकार बहुत शान से कैसे रहते हैं, उनकी दुनिया क्या है, जबकि उस वक्त वो आदमी मतलब एक कोमा से ने था और लड़ रहा था, अपनी जान की लड़ाई कर रहा था जी। तो मुझे इस बात ने बहुत डिस्टर्ब किया। तो मुझे लगा कि इस दुनिया पर मुझे, इसलिए मेरा नायक भी कोमा में है। हालांकि वो कहानी मंजीत बाबा की नहीं है, पर उसका इंस्पिरेशन वहां से आया। तो मुझे तब जब कहानी उसकी पूरी मिल गई नॉवल की, क्योंकि पहले तो मैं ड्राफ्ट 2 या 3 बार लिखे थे मैंने और फाड़ दिए, तभी दूरदर्शन की एक पत्रिका शुरू हुई उन्हीं दिनों, और उससे जो है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके संपादक ने मुझ पर काफी जोर दिया कि आप अपने नए नावल जो लिखने जा रहे हैं उसका चैप्टर हमें छपने के लिए दीजिए। तब मैंने वो चैप्टर जब लिखा तो मैंने संपादक को भेजने के अलावा, क्योंकि मतलब वो दृश्यांतर नाम की पत्रिका थी जो त्रिपुरारी शरण उन दोनों डीजी होते थे, और वो काफी, मतलब चूंकि वो खुद स्वयं लिखने वाले थे और बहुत बुद्धिजीवी किस्म के व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत पहले जानता हूँ। वो अजीत राय उसके संपादक थे देशांतर के। तो उन्होंने उस समय वो
पहले अंक में, उसके प्रवेशांक में उपन्यास का पहला अंक छपा। तो वो अंक मैंने जब उनको भेजा तो वही कॉपी मैंने तुमको मेल से भेज दी, क्योंकि मुझे लगा कि देखे तुम्हारी क्या राय है। और जहां तक मुझे याद है कि तुमने उसको अनुवाद करके मुझे भेज दिया, मतलब उस चैप्टर को ही पूरा अनुवाद करके अंग्रेजी में भेज दिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं दूसरा चैप्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक इनकरेजमेंट कह लो या एक तरह का आत्मबल बढ़ा। तो मैंने दूसरा चैप्टर भेजा, तुमने उसको अनुवाद करके भेज दिया, वो भी 2-3 दिन में। तो उससे ये मुझे लगा कि यार 11 चैप्टर का उपन्यास है, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मेट उसका, इन तीनों उपन्यास जो है ना, इनका एक फॉर्मेट है कि 10 चैप्टर एक पर्टिकुलर लेंथ के हैं, A4 साइज के मैं 10-10 पेज के लिखता था। और आखिरी चैप्टर जो एक फैंटेसी से कहानी खत्म होती थी या कोई एक विजन के साथ, उसमें सिर्फ 3 या 4 पेज होते थे, 11वां चैप्टर होता था। आप देखिए तीनों नॉवल में यही फॉर्मेट है। तो मैंने चूंकि हर चैप्टर को भेजा और तुमने उसी वक्त सरपक्कू का साथ साथ अनुवाद किया, नतीजा ये हुआ कि जब 11 चैप्टर रेडी हो गए, मालूम पड़ा कि किताब हिंदी में भी नहीं छपी है। और मैंने वो एक लिटरेरी एजेंट कनिष्क गुप्ता, काफी मशहूर हैं, उनको वो 3 चैप्टर भेज दिए। अब जो, क्योंकि कनिष्क गुप्ता को आइडिया शायद अच्छा लगा, तो कनिष्क गुप्ता ने उसको आगे पेंगुइन और हार्पर कॉलिंस को भेजा। तो मुझे लगा कि ये लोग कहाँ बड़े प्रकाशक हैं, मुझ जैसे नए उपन्यासकार का ये कहाँ छापेंगे। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक अब सुखद आश्चर्य है, अनुवाद का कमाल कह लीजिए या थीम का कमाल कह लीजिए। वो मालूम पड़ा कि हार्पर कॉलिंस ने उसको जिस सीरीज में छापा, उसमें कृष्णा सुप्ती का भी उपन्यास, मोहन राकेश का भी, तो मेरे लिए जैसे कहते हैं ना, एलिस इन वंडरलैंड था। लेकिन मेरा जो सवाल यहाँ तुमसे है कि अनुवाद, जैसे मार्केस की बात हम लोग कर ही रहे थे दिन में, कि अनुवादक एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि कविता में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कविता का अनुवाद तो बहुत कठिन, लेकिन उपन्यास में भी कम नहीं होता। जैसे मार्केस का 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड तो बहुत टफ उपन्यास है, मतलब उसको, उसके कैरेक्टर्स, उसकी सिचुएशन, तो उसको अनुवाद करना दूसरी भाषाओं में आसान नहीं है। और तो तुम, ये मुझे जानना चाहता हूं कि अनुवादक के रूप में तुम्हें क्या लगता है कि अनुवादक का लेखक के साथ ज्यादा गहरा संबंध शायद हो जाता है, क्योंकि उसको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करना है, जबकि जब मैं लिखता हूं तो एक फ्लो में लिखता हूं, उस फ्लो में मैंने बहुत सी चीजें लिख दी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तुमने अनुवाद किया होगा उसमें तो शायद उसको काफी मतलब एक तरह से कई सेंटेंसेस को बार बार, तो जरा उस प्रक्रिया के बारे में बताओ। मतलब उसको, यस, ये सही कहा विनोद तुमने कि जो ओरिजिनल राइटर है, स्पेशली के प्रोज में, उपन्यास में, तो वो अपने फ्लो में लिखता है, लेकिन ट्रांसलेटर को तो एक एक शब्द को देखना है, उसको वे करना है, और वो थोड़ी सी एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ चूँकि रहा, तुमने मुझे टॉप राइटर्स हैं, जैसे बॉर्खेस है, काफका है, रिम्बो है, इनसे इंट्रोड्यूस करा, और थोड़ा बहुत हम डिस्कशन भी करते थे लिटरेचर पर। तो मैं तुम्हारी सोच से वाकिफ था, तुम्हारे शब्दों की चयन से वाकिफ था, तो इसलिए मेरे तरफ से आसान था। और दूसरा, मैं शायद तुम्हें कभी पर्सनली कहा नहीं है, लेकिन आज टीवी पर बता रहा हूँ कि मैं जब इसका तुम्हारे उपन्यास पर दर्शन किया, तो मेरे लिए ये एक मोर देन प्लेजर, इट वाज ए गिफ्ट, कि मतलब मैं तुम्हारे जैसे राइटर का अनुवाद, मेरे जैसे इंसान से कभी हिंदी में कुछ लिखा है नहीं, अंग्रेजी में कुछ खास नहीं लिखा है, वो कर रहा है। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू वर्ड्स, यस, हमको सब एक एक वर्ड को आदमी वे करता है। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि एक मुस्कुराहट है, लेकिन उसके लिए अब सेंटेंस में देखना है कि मुस्कुराहट स्मार्क भी हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन स्माइल भी हो सकता है। वो इंटेंशन क्या है उस सेंटेंस में ऑथर की, उसके हिसाब से शब्दों का चयन करना पड़ेगा। तो स्लो प्रोसेस है, लेकिन एज आई सेड कि मैं तुम्हारी भाषा से
वाकिफ़ था, तुम्हारी सोच से वाकिफ़ था, तो मैं उसको इसीलिए जल्दी कर सका। 2-3 दिन में मैं ट्रांसलेशन करके दे देता था वापस। और दूसरा, ट्रांसलेशन का मुझे इसलिए भी लोभ था तुम्हारे उपन्यासों को और कविताओं को भी सच में अनुवाद करने का, कि क्या कहते हैं उसे, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में। विष्णु खरे का तो सेंटेंस है ना, जब हमारा एक झगड़ा हो गया था विष्णु खरे के साथ कि तुम न हिंदी वालों में हो न अंग्रेजी वालों में, वो बात सही है। लेकिन हाउ टू पुट इट, हाँ हाँ, अपने ढंग से आप बताओ। अनुवाद में थोड़ा जोर से। कहाँ था मैं? मतलब कहीं ना कहीं एक खुद ले। हाँ, वो मैं यहाँ आना चाहता। तो एक मेरे दिल में रहता था कि मैं खुद लेखक नहीं हूँ, तो एक दूसरे की एक अच्छी कृति को छद्म रूप से मैं ओन कर रहा हूँ। वो एक सीक्रेट विश कि ये जितना उपन्यास विनोद का है, कुछ हद तक उतना ही मेरा भी है। हालांकि मुझे अंदर खाते मालूम है कि ऐसा नहीं है, ये विनोद की कृति है, लेकिन मैं एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ ऑडियंस को उसको मैं दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन था कि एक छोटी मोटी चीज़ नहीं, एक अच्छी कृति को मैं समझो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। और जब ट्रायलॉजी की बात आई तो मैं तो और खुश हो गया कि देखो, एक नहीं, इसके 3 वॉल्यूम में कर रहा हूँ ट्रांसलेट। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। और ये जो मैंने सेंटेंस कहा कि ओन करने की, ये कुछ और कृतियों पर भी लागू होती है। मसलन प्रेमचंद की चिट्ठियों का 2 वॉल्यूम में एक बुक है चिट्ठी पत्री। उसमें एक वॉल्यूम में उन्होंने अपने संपादक और मित्र दया नारायण निगम को जितनी चिट्ठियाँ लिखी डे 1 से लास्ट डे तक, मरने तक, वो हैं एकत्रित, और दूसरी में बाकी सब राइटर्स की हैं। तो मैं उन बाकी सब राइटर्स के 2nd वॉल्यूम का अनुवाद कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन जो पहला वॉल्यूम है, जो उन्होंने दया नारायण निगम के लिए चिट्ठियाँ लिखी, उनका मैं कर रहा हूँ। मैंने ये सारा राय जी से परमिशन ली और मैं इन द मिडल ऑफ ट्रांसलेशन हूँ। उसके भी मेरे ख्याल से मैंने करीब 1/4 कर लिया है। और अब मैंने एक बात नोट की है, जैसे अब पिछले कुछ सालों में, जब से तुमने, अब तो खैर जॉब छोड़ ही दिया है और अब एक पूरी तरह से लेखन की दुनिया में, अनुवाद की दुनिया में या पढ़ने लिखने की दुनिया में आ गए हो, और तुम्हारा जो, भले तुम बहुत विनम्र होकर कह रहे हो कि मैं तो लेखक नहीं हूँ ना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो अप्रोच रही है, चाहे किताबों को लेके हो, चाहे लेखकों की दुनिया में जाने को लेकर हो या कला की दुनिया हो, वो एक बहुत अलग तरह की है और वो बहुत कुछ अजीब भी है। मतलब वो इसीलिए मैं कई बार कहता था कि तुम बोरखेस के कैरेक्टर मुझे याद है, क्योंकि वो नॉर्मल चीजें नहीं है तुम में। अब जैसे तुमने अचानक अभी कुछ साल पहले, शायद 3-4 साल पहले ही फैसला किया कि राम कुमार की किताब यूरोप के स्केच, जो कि आत्मा राम एंड सन्स ने शायद 1955 में उसका मूल संस्करण छापा था। जब राम कुमार जी को एक बार मेरा इंटरव्यू किया था तो बता रहे थे कि वो, चूंकि उनको पेरिस में पैसे नहीं होते थे जी, तो वो हिंदुस्तान अखबार में एक कॉलम लिखते थे ताकि कुछ पैसा मिलता रहे और वो उनको थोड़ा हेल्प करे। हालांकि भारत की कमाई लेखन से बहुत ज्यादा नहीं होती थी, पर अब एक आदमी जो स्ट्रगलिंग हो तो उसके लिए कॉफी के पैसे भी मिल जाएं तो एक बड़ी बात है। क्योंकि राम कुमार जी ने कहा कि मैं कई बार, मुझे भूख लग रही होती थी, जो कि बाद में करोड़ों में बिकने लगे, लेकिन उस जमाने में पेरिस में वो कह रहे थे कि एक, जहां मेरा घर जाने का रास्ता था, कमरे में रास्ते में एक पेस्ट्री की शॉप आती थी जी। और पेरिस में फ्रांस की जो पेस्ट्री होती है बड़ी ही आकर्षक, सुगंधित होती है। तो वो ये कह रहे थे कि उसकी सुगंध से मेरी भूख बढ़ जाती थी और पैसे जेब में होते नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बताया और मुझे आश्चर्य भी हुआ
बोले मैं रास्ता बदल के कमरे में अपने घर में एक दूसरे रास्ते से जाता था। तो यूरोप के स्केच में उन्होंने मुझे उनके लेखन से भी अधिक उनके जो स्केच थे, जो उस जमाने में आर्ट पेपर पर छपे थे, और जहां तक मुझे याद है मैंने उसे किसी रद्दी से खरीदा था, उसमें उसका मूल्य 5 रुपए था। तो 1956 की बात। हाँ, वो 55 वही टाइम था उसका। और वो किताब का अचानक तुमने बिना किसी या वो भी मैंने बड़ा एंजॉय किया। आमतौर पे अनुवादक क्या करते हैं, जो मैंने देखा है कि कोई उनको साहित्य अकेडमी प्रोजेक्ट दे रही है अनुवाद का। एक जमाने में विष्णु खरे जब वहाँ सचिव थे, उन्होंने मुझसे कुछ मोनोग्राफ के अनुवाद कराए, जैसे काजी नजरुल इस्लाम का मैंने किया। जबकि उन दिनों थोड़ा सा लगता था कि 2000 रुपए मिल रहे हैं तो बहुत मैं किताबें खरीद सकूंगा, क्योंकि मुझे अनुवाद की दुनिया खुद अनुवादक के रूप में कभी बहुत अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे वो बहुत टफ काम लगता था, और मुझे लगता था कि हमारी अंग्रेजी काम चलाऊ होती है, लेकिन हिंदी के बहुत से अच्छे कवियों ने भी जो अनुवाद किए हैं वो अपनी अंग्रेजी के कम ज्ञान के कारण गलत अनुवाद भी किए हुए हैं। इसको अगर कोई ओरिजिनल पोइट्री पढ़ेगा तो उसे काफी धक्का लगेगा कि ये मूल में तो कुछ और कहा गया था, लेकिन उसने एक्चुअली अमेरिकन पोइट रॉबर्ट लॉवेल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो रिक्रिएट करते थे पोइम को। वो एक अलग चीज है, अनुवादक रिक्रिएट नहीं करता है। तो वो जो रिक्रिएशन है उसमें तो आपकी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद है कि रॉबर्ट लॉवेल के जो इमिटेशंस जिन्हें कहा जाता है, उनकी एक किताब है, और वो उन्होंने अगर मान लीजिए किसी रूसी कवि, बड़े कवि को एक अपने ढंग से उसने इमिटेट किया, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। लेकिन जब आप मक्खी पे मक्खी बिठाने वाला अनुवाद एक अलग है, लेकिन एक अच्छा अनुवादक चाहे वो मक्खी पे मक्खी भी नहीं बिठाता। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो उसका उठा के सीधा, जैसे विष्णु खरे कहते थे कि भाई अनुवाद जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए अनुवादक को। तो यहाँ कई बातें आती हैं। पर राम कुमार की पूरी किताब का आपने बिना किसी, जैसे कोई किसी प्रकाशक ने नहीं कहा, किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा अनुवाद करो, और अनुवाद पूरा कर दिया। हाँ, तो एक मतलब ये पैशन तो होगी कहीं। राम कुमार की पेंटिंग्स भी, स्पेशली उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट पीरियड के पहले की पेंटिंग्स हैं, वो मुझे बड़ी पसंद है। और वो लेखक भी रहे, कहानीकार भी थे। तो कहीं ना कहीं मैंने उनकी किताबें पढ़ी भी थी, किताबें जब यंग था, हम लोग एक साथ रहते थे। तो वो मैंने एक बार मुझे किताब मिली तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये, मतलब अचानक मुझे कहीं सेकेंड हैंड कॉपी दिखी। तो मैंने कहा अरे इन्होंने ये यूरोप के स्केच ही, यूरोप गए थे मालूम है, लेकिन उसके ऊपर संस्मरण में लिखे हैं। तो मैंने उनको पढ़ा तो मुझे उसमें सारी किताब तो बहुत बड़ी अनइवन बुक है वो, लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स आर वेरी अट्रैक्टिव। और वो एक उसमें पीरियड टच है। आज वो यूरोप भी ख़त्म हो गया, वो दुनिया भी ख़त्म हो गई। जिस तरह उन्होंने पेरिस के आर्ट वर्क के बारे में लिखा है, लोगों के बारे में लिखा है, नेरूदा से मीटिंग, तो वो मैं उसका मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मैं इसको करूं। तो मैं बस बहरीन में था, दफ्तर से आता था और लग जाता था, 2-3-4 घंटे ट्रांसलेशन करता था डेली। और मुझे बड़ी, हालांकि मुझे अफसोस है कि वो अभी तक मैं उसको प्रकाशित नहीं करा पाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं राम कुमार जी के जीवन में ही उसको पूरा कर लिया। और फिर उनसे मिला मैं, तो मुझे ले गए थे और उनको मैंने रोमियो रोला के, उनकी जो वो बेस्ट चैप्टर है उनके इस संस्मरण की किताब का, कि उनकी रोमियो रोला के घर पर विजिट उनकी वाइफ के साथ, और उसमें रहे भी घर में, वो उस कमरे में रहे जहाँ रोमियो रोला सोते थे, बताइए, उस कमरे में सोए। और वो पूरी विजिट का नैरेटिव है, जो गांव का जहाँ वो था, चर्च वहाँ का, उसके खेत, तो वो मैंने सुनाया। एक वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी शायद तुमने करी थी उसकी, तो वो मुझे इसका बहुत एक सेटिस्फेक्शन है। यानी कि अनुवाद कंप्लीट बुक है, तैयार है। अनुवाद भी एक तरह का कोई क्रिएटिव एक प्लेजर तो होता ही है, जो आदमी बिना किसी प्रोजेक्ट के, बिना किसी एडवांस के कर रहा है। नहीं नहीं, ये इसके मतलब आप उसको पढ़ते हैं तो अब अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं, चूँकि मेरी महारत हिंदी में तो नहीं है इतनी, लेकिन अंग्रेजी में मेरी महारत है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको करूं, क्यों नहीं करूं। बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ इस दौरान में कि मैंने अभी तक, मेरा सिर्फ एक ही चीज़ प्रकाशित हुई है हिंदी में, वो धर्मी में हुई थी। और उसके पीछे कौन था,
उसके पीछे सुरेंद्र प्रताप सिंह था, वो मेरे से एक साल सीनियर थे। तो बैठे हुए थे एक दिन, तो वो धर्मिक में काम करते थे, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था बॉम्बे में। तो वो एक दिन नीचे आए और उन्होंने वो इसकी भूटान के राजा के मैरिज थी, उस पर वो कुछ कर रहे थे, कुछ एक लेख था, कुछ करना था, कुछ कवर स्टोरी होगी। तो उन्होंने मुझे एक उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है ना वो दे दिया कि यार तुम देखो अगर हिंदी में लिख सकते हो तो। और वो वगैरह, और उन्होंने उसको न सिर्फ छापा बल्कि मुझे कहा कि यार तुम इतनी अच्छी हिंदी लिखते हो तो तुम तो हिंदी का पत्रकार होना चाहिए था। मैंने कहा भी अब तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं समझता। नहीं, वो तो हम लोग जब एसपी सिंह वहां धर्मी में थे तो मैं भी था उस साल। तो हम लोग जब ये तो 1973 की बात है, तो वो तो मुझे याद है। लेकिन मैं जरा एक ये भी देखिए कि जिस ट्रायोलॉजी की अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, इसके चैप्टर्स की बात कर रहे थे, तो तुमने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ढूंढे। अनुवादक जो है वो इतना उसको डूब करके पढ़ना पड़ता है ना। तुमने जैसे सैपक्कू और जो पहला कड़ी है उसमें गेट क्रैशर पे एक चैप्टर है, किसके? हाँ, गेट क्रैशर। हाँ, और एक जो तीसरा उपन्यास है एक जिसका अभी अंग्रेजी अनुवाद वाणी से छपना है, जो कि तुम कर चुके हो, बहुत पहले से कर चुके हो। और उसमें तुमने जो है एक चैप्टर चूहों के ऊपर जो है, जो उस पर कुछ कमेंट किए थे। मैं चाहूंगा कि हम अपने दर्शकों को वो चूहों के ऊपर या ये गेट क्रैशर्स पर कमेंट में यही कहूंगा कि ये पूरे जो ट्रायलॉजी है ये बहुत ही एड्राइटली, बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली एक नरेशन है इसमें, बहुत फैसिशियस चीज़ों का भी। मतलब एक आदमी चूहे से परेशान है, चूहा उस घर में दौड़ रहा है, वो चूहों से डर लगता है, और उसके ऊपर आप एक इतना एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर लिख दें। व्हेन आई वाज ट्रांसलेटिंग इट, तो आई वाज लाफिंग माई हेड ऑफ। और मेरी वाइफ जो है वो मुझे कह रही है कि इससे क्या है इस किताब के अंदर, इस चैप्टर में, कि तुम मेरे ठाके लगा रहे हो। मैंने कहा तुम मुझे काम करने दो बस। बट आई रियली एंजॉयड। मतलब जैसे राग दरबारी है, मैं उसको लेके आना चाहता हूँ यहाँ, कि उसमें भी वो उसकी लैंग्वेज देखें और उसके नरेशन देखें, उसमें जो जिस तरह की बातचीत है, जिस तरह के माहौल है, जिस तरह का बैकग्राउंड है, तो वो एक बिल्कुल गमारू सा लगता है। लेकिन इट्स अ ग्रेट नॉवल। मैं तो उसको मानता हूँ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल्स है हिंदी का। तो वही इसमें है कि ये बहुत ही कई जगह लगता है कि बिल्कुल साधारण सी चीज़ें हैं, मजाकिया चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, उनके गहरे मतलब भी हैं। तो मैंने तो उसको इस हिसाब से बहुत एंजॉय किया कि मतलब एक अब गेट क्रैशर को आई डोंट नो, मतलब दैट वाज अगेन लाइक चूहों वाले चैप्टर की तरह है। गेट क्रैशर चैप्टर में आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ बाय ट्रांसलेटिंग। बहुत एंजॉय किया मैंने। पर आर्ट वर्ल्ड में जो गेट क्रैशर है ना, उसका कंसेप्ट न्यूयॉर्क में भी है। क्योंकि मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी पे दिखी कि वहां पर गेट क्रैशर कैसे सेलिब्रिटी बन गए। वो पार्टियों में जाते थे, उनको एक बार पकड़ लिया गया कि ये आप बिना इनविटेशन के पार्टी का आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसे 8-10 लोगों को एक अखबार ने फीचर कर दिया। तो उनका जब फीचर हो गया तो वो फेमस हो गए। तो अब मालूम पड़ा कि अब वो उनको इनविटेशन मिलने लगा। तो ये कला की दुनिया में गेट क्रैशर इसलिए हैं कि कला की दुनिया में बाजार का बहुत वो है। जैसे साहित्य की पार्टियों में तो शराब बहुत कम मिलती है, रेयरली होता है। मतलब साहित्य की पार्टी में तो आपको कुल्हड़ में चाय मिल जाए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कला की बाजार की दुनिया में गैलरी क्या करती थी, बहुत अच्छी पार्टियां स्कॉच पिला रही हैं, वाइन पिला रही हैं। तो ये सारे लोगों ने एक पूरी इनकी एक अनोखी दुनिया थी जिनको मैं जानता था। तो मैंने नवभारत टाइम्स में एक बार अपने कॉलम में भी इन पर लिखा था। तो जब मैंने जिस दिन लिखा, मैं रात को एक कला की पार्टी में गया तो 4-5 लोग वहां पर कोने में खुसर पुसर कर रहे थे, जो ऐसे गेट क्रैशर ही थे, घुस गए थे। बोले ये विनोद भारद्वाज है जिसने कि आज अखबार में हम लोगों के बारे में लिखा है। तो मतलब वो एक कुछ ने आकर मुझे बधाई भी दी। मजेदार बात की थी कि मैंने उनके खिलाफ लिखा था, लेकिन उन्होंने बहुत खुश थे, बोले कि आपने बड़ा अच्छा लिखा। तो मतलब एक ये दुनिया एक थोड़ी सरेलिस्टिक किस्म की दुनिया है। वो तो है। इसीलिए देखिए वो चूहा वाला मामला भी ऐसा है।
वो एक क्रिटिक की मानसिकता है उसमें, वो एक आर्ट क्रिटिक है, तो वो चूहों से बहुत डरता है। तो उसने उसको मतलब उसको एक वो कलाकार को बुलाता है, खासकर वो बिहारी कलाकार जो है वो तो चूहों को मारने में एक्सपर्ट उसका है। चूहे का प्रकट होना, उसका डरना कैरेक्टर का, फिर उस चूहे को मारने के लिए दौड़ धूप टेलीफोन हो रहे हैं, हाँ। अल्टीमेटली चूहा मारा जाता है और फिर उस चूहे का डिस्पोजल होता है। तो वो एक्चुअली वो सारा असल में मैंने ये चीजें बहुत सी चीजें तो जिंदगी के सच्चे अनुभवों से ली हैं, ऑफ कोर्स उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो चूंकि तुमने उस पर चर्चा की तो मुझे लगा कि वो नॉर्मल उपन्यासों में ये चैप्टर इस तरह के होते नहीं। ये तो सही बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो संयोजक अर्पण कुमार हैं वो चाहते हैं कि कुछ अंश अनुवाद का पढ़ो तुम एक आध मैं छोटा। एक उसमें किसका है, गेट क्रैशर्स का। हाँ, तो उसमें से वो मैं उसमें से मैं पढ़ता हूँ। ये मैंने ये है गेट क्रैशर्स का छोटा सा पार्ट। हाँ, छोटा पढ़ो। Pratap entrusted me with an additional chore. Ballu Bhai, both of us know every art party gatecrashers in town. They are a pain and spoil the show, as you know. Since I'd be busy with my star guests, you better make sure not a single gatecrasher makes it into my party. You have a free hand. You may even call the security and have the truants arrested if you wish. I thought about my new role all night. There was no sleep for me. Pratap and I now lived in two separate worlds. Soon it was 3 at night, but I was unable to sleep. Ultimately, I had to fall back on the sweet and erotic memories of my millennium love, and as always, resorted to the sleeping pill of masturbation to hit the pillow. By 2010, I had managed to thoroughly research the Delhi art party gatecrashers, having observed the species from close quarters for some 30 years. When the art market was timid, there were only a handful of them. An old gallery owner would sometimes relate juicy anecdotes about the art parties of the 1970s. The majority of art buyers in those days would be foreign diplomats. The works they bought for 5,000 rupees at the time carried price tags of lakhs and crores between 2002 and 2007. But that was also the time when only diplomat types would splurge 5,000 rupees to acquire a work of art. One gallery owner was known to hire call girls for flamboyant diplomats frequenting art parties. He claimed to have observed similar tactics at London and New York book launch events. The publishers there would hire poisoned damsels to entice reviewers, and the latter were free to take them out to make love and get inspired with the publisher's compliments. Of course, the reviewers in India were never in the same league. But an art critic once told me while in his cups that an artist had told him that the receptionist at a particular gallery was on his payroll. You are welcome to take her out to have a good time. I'll pay her. You have to only enjoy her services. The critic was expected to not only write a good or positive review, but also help swing opinion at all committees responsible for handing out prizes, fellowships, scholarships, and foreign junkets. That artist claimed that the art critic of a particular national daily had been gratefully accepting such services for 2 years. But the stories of the gatecrashers are even more exciting and no less sordid. And on that historic evening, my task was to ensure that no gatecrasher managed to find his way into Pratap's 5-star preview party. Pratap's party remained the subject of art circle discussions long after it was over. He had now entered another dimension. International collectors had begun to show serious interest in his work. Once the cycle starts, even the artist gets confused and sometimes suddenly wakes up in the middle of the night, wondering what was so special about his work that while just a few years ago a collector wouldn't shell out even 5,000 rupees for one of his paintings, today a crowd of people carrying 50 lakhs queued up outside his door. One single big-time Western collector had changed Pratap's destiny, and he was now busy not only painting,
but also making videos, sculptures, installations, and creations in many other media. The gatecrashers, the Delhi art parties, come in all shapes and sizes. Some are quite high class, arrive in luxury cars, dress in expensive suits, and speak fluent English. But the majority of them have a sort of middle class background. They have nothing to do with art and only follow the philosophy of eating, drinking, and leaving as quickly as possible. Opportunity permitting, they would grab a show catalog as well. Maybe these catalogs are eventually sold as waste paper. About 5 or 6 years after 2002, even minor artists had heavy catalogs issued to push their work. And I guess even their sale as waste paper would have fetched a handsome sum. These great cashers generally try to bring along a companion. This ensures that they do not get bored at the party, and the companion is also grateful and thanks the great casher effusively. Over a period of time, these great cashers began to form cartels to keep each other informed and updated about forthcoming events. The mobile culture made their task easier. Early birds at a wrong party, one with nothing much to offer by way of food and liquor, or where there was strict checking at the gate, would alert their colleagues over the mobile. Quite often, the gate cashers would tend to fraternize with the caterer to keep track of the parties. The caterer too stood to profit from this arrangement, since thanks to the freeloaders, his bills would be fatter. So for him, it made sense to keep them updated. अच्छा, मैं चूंकि गेट कैशर का चैप्टर तो मुझे भी बहुत निजी रूप से ही पसंद है, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि थोड़ा सा, चूंकि इधर जो लॉकडाउन पीरियड था, तुम जरा वो कविता भी निकाल लो अपने मोबाइल पर. हाँ. तो लॉकडाउन पीरियड था, तो मुझे याद है कि मैंने उन दिनों हम लोग कुछ मैंने कविताओं के अनुवाद तुमने किए थे जो लॉकडाउन से जुड़ी थी. तो उन्हीं दिनों मैंने तुमको रश्मि भारद्वाज का संग्रह तुमने कभी मेरी मेज पे पड़ा देखा था. हाँ, तो तुमने कुछ उसमें दिलचस्पी दिखाई थी, तो मैंने तुमको कुछ कविता उसकी पीडीएफ शायद भेजा था. तो तुमने उसकी एक कविता है पति की प्रेमिका के नाम, उसका तुमने अनुवाद किया, जो कि अपनी मर्जी से किया था. और मैंने तो सिर्फ उसको तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था. और अभी जैसे मैंने जोशना बनर्जी अडवाणी की एक कविता भेजी थी, तो तुमने उस पर काफी सीरियस प्रतिक्रिया दी थी. उसको मैंने भी 3-4 बार अनुवादक की आंख को, और मैं उसमें बिजी था मैं किसी काम में, वरना मैं उसका उसी दिन अनुवाद कर देता. और मैं अपनी अनुवाद कविताओं को अनुवाद करने की मेरी प्रक्रिया थोड़ी अलग है. वो एक बार पढ़ के नहीं होता. पहले ये कविता का पाठ कर मैं इसको भी पढ़ता हूँ. बात करते हैं. हाँ, और बल्कि मैं जो ये कविता है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है कलेक्शन, वो जब मैंने देखा, उसका पीडीएफ भेजा है शायद आपने, तो मैंने उसको पढ़ा और मैं आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, इज नॉट द वर्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड कि इतनी अच्छी पोइट्री, इतना मैं सारी कविताओं का कलेक्शन कर सकता, ट्रांसलेशन करना चाहता था, लेकिन मैंने उसमें से फिर मैं एक चुनी है और बहुत इम्प्रेस किया मुझे दैट कलेक्शन रिमाइंडेड मी, मे बी द ऑथर और द पोएट में नॉट एग्री. मुझे अपने यंग एज में रिम्बो बहुत पढ़ा था. मुझे रिम्बो की थोड़ी पोइट्री का उसमें एक फील आई और मैं उसको बहुत, मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस बुक से. तो बहरहाल मैं ये एक कविता मैंने, जो कि हमने फेसबुक पे डाली थी, लेकिन मैं इसको पूरी किताब को ही, अगर वक्त रहा, अब तो मेरा वक्त जा रहा है, तो मैं इसको करना चाहूँगा. एड्रेस टू द हस्बैंड्स पैरामोर. I wonder whether I should charge you with breaking a home, or credit you with filling the void somewhere in the heart of that man, who perhaps had failed to embrace my love aright, overwhelmed by household worries. Between you and me, there were many reasons to bond. We were both bound to the same man, who, having left me in a void, was now emptying himself into you. What came to your share were the remnants of my love, the ghost of the remaining desires of a relationship. How difficult it must have been for you that in spite of your eternal attempts not to appear like me, I would continue to reside within you, and the shadows of the stories related by him would eventually creep across your bed.
lovely painting really. In your unpronounced attempts to look more desirable than me, more affectionate, more skilled, you continue to lose yourself, and when I lost everything that was mine, I set out to find myself. Lovely. We cursed each other to our heart's content, prayed for the death of each other. Between us, there was this indestructible bond, not only of a man's love, but of hatred for each other as well. I possessed the past of a love, the years gone by, and in tandem with an aging body, another life, symbolic of his affection. What you had was the immediacy of love, the delirium of youth, the surrender of your body, the vanity of your looks, and a challenge for me. But hadn't both of us handed in trust our future to someone else? I wish we had shared our pain, with you reading my past and I present. Wish we also had a bond of suffering. It's a lovely poem. तो ये एक बात मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तुमके तुमने नॉवेल और प्रेमचंद के खत, रामकुमार के स्केचेज यानी उनके संस्मरण और कविताओं का भी अच्छा खासा अनुवाद किया है, तो इनमें सबसे अधिक टफ क्या है? मतलब कोई चीज ऐसा है कि कोई टफ होती है? टफ पोइट्री होती है टफ, क्योंकि फिक्शन में जैसे अब तुम्हारे नॉवल हैं, जो मैंने जितनी भी चीज़ें करी हैं उसमें जो लिखा है वो एक डिफरेंट तरह की कहानी है। मतलब कविता कहानी नहीं है, कविता एक आइडिया है, एक थॉट है, एक क्या उसको कहते हैं, एक उसके टर्म, इसके लिए वर्ड देखो, ठीक है नहीं उस बात को तो। हाँ, वो एक कविता भी कोई अलग चीज़ है, मतलब वो एक इंस्पायर्ड चीज़ है, वो एक मतलब वो जिससे फिक्शन से या जैसे लेटर से उनसे बिल्कुल अलग है। उसमें आप एक बार में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसको पढ़ के ट्रांसलेट नहीं कर सकते जैसे आप और चीज़ों को कर सकते हैं। मैं एक कविता को जब डिसाइड करता हूँ कि उसको मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसको करीब 5, 7, 10 बार पढ़ता हूँ, उसे मैं आत्मसात करता हूँ। मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कवि का माइंडसेट कैसा रहा होगा इसमें, उसने इसमें ये वर्ड क्यों यूज़ किया, जबकि बाकी चीज़ों में आप वर्ड तो जो यूज़ किया उसने किया, हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो उसके बाद मैं उसका एक रफ ट्रांसलेशन करता हूँ, बहुत ही क्विक। जैसे कह सकते हैं कि सत्यजीत राय अपने फिल्म बनाने से पहले स्केच बनाते थे ना, तो मैं एक रफ ट्रांसलेशन करता हूँ। उसका फाइनल ट्रांसलेशन तो कोई तारतम्य नहीं होता, वो सिर्फ यूँ कह सकते हैं कि मैं हिंदी से अंग्रेज़ी में वर्ड्स को ला के पटक दिया कागज़ पर। उसके बाद उसकी एक सेकंड ट्रांसलेशन होता है उसके बेसिस पर, अलग से उसको देखकर, जिसमें मैं फिर ओरिजिनल पे जाता हूँ, रफ ट्रांसलेशन को पढ़ता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर तीसरे स्टेप में मैं उसमें जो भी की वर्ड्स हैं, उन की वर्ड्स के ट्रांसलेशंस को मैं ध्यान, तो उसके नुएंसेस को, जैसे मैं कहा ना स्मार्क और स्माइल वाला एग्जांपल दिया था, मैं उसको वे करता हूँ वर्ड्स को। कभी याद होगा आपको कि मैंने कविता का ट्रांसलेशन कर भेज दिया, लेकिन फिर मुझे एक वर्ड उसमें लगा कि नहीं, ये वर्ड होना चाहिए। मैं फिर तुम कहते हो वो किल कर दो, उसको हटा दो, ये नया ले लो, और तुम कहते भी कई बार वही है, नहीं, उसमें वो 500 शब्द की कविता में वो एक वर्ड जो है ना कोने में बैठा है, वो मैंने चेंज किया। और फिर वो जो फाइनल थर्ड या फोर्थ प्रूफ उसका आ जाता है ना, उसका एक लेयर आ जाती है, फिर मैं उसको बगैर कीबोर्ड टच किए एक फाइनल रीडिंग देता हूँ। उसमें देखता हूँ कि ये अब सारे वर्ड्स अपनी जगह जिग्सॉ की तरह बिल्कुल फिट है। यही अनुवाद है। असल में मैंने चूँकि 70s में जब हम लोग अभी स्टूडेंट से नई नौकरी में आए थे, तो जब भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था तो पेंगुइन की एक सीरीज थी, मॉडर्न यूरोपियन पोइट सीरीज,
जो कि अल्वारेज ने उसको एडिट किया निकाला था, और उसके बाद कुछ लैटिन अमेरिकन पोइट्स की उन्होंने सीरीज निकाली, ईस्ट यूरोपियन पोइट्स की अलग से एक किताब बनाई। तो उससे उस जमाने में मैंने ये एक बात महसूस की कि भले ही कहा जाता है कि कविता का अनुवाद बहुत मुश्किल काम है, लगभग मतलब अच्छा अनुवाद तो संभव ही नहीं है। ओरिजिनल लैंग्वेज में जिसने लिखा है, यानी नेरुदा ने जो लिख दिया स्पेनिश में, उसको किसी भी भाषा के करीब ला सकते हैं आप। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप देखिए हिंदी कविता पर अगर आप गौर कीजिए तो 70s के इन किताबों का बहुत असर पड़ा। वो तो है। अभी जब तनाव का ये जो किताबें आई हैं, उस जमाने की जो लघु पत्रिका ने अनुवाद पर फोकस किया था, अनेक हिंदी के अच्छे कवियों ने उसमें अनुवाद अपने किए थे, अभी संभावना प्रकाशन से वो आई भी है किताब। तो उस समय कहीं ना कहीं ये था कि चलिए हमें कविता भले पूरी नहीं मिली, लेकिन कविता का एक फीलिंग मिली, और उसके इमेजेस मिले, उसकी ट्रीटमेंट मिली, उसको कैसे, क्योंकि मैंने उसी में निकोनार पारा पढ़ा, मैंने उसी में ज़िबिग्नेव हर्बर्ट पढ़ा उन्हीं दिनों, तो वास्को पोपा पढ़ा, एक नहीं, वहां तो वोजेंस्की, येवतुशेंको, सब हम लोगों ने धीरे धीरे वैसे ही पढ़े, जो शायद मूल भाषाओं से अलग भी हो। मतलब क्योंकि रूस में पोइट्री का एक बहुत जबरदस्त जज्बा था, वहां पर पोइट जो है कई बार स्टेडियम में कविता पढ़ता था। सही है। मतलब वो दुनिया अलग थी। लेकिन एक ऐसा भी समाज था जहां हिंदी के आधुनिक कवि पढ़ रहे हैं और 20 श्रोता हैं तो काफी हैं, ये मान लिया जाता था कि अच्छा है। लेकिन मैं संख्या को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, लेकिन अनुवाद हमने वो ना पढ़े होते तो हिंदी की कविता में जो मतलब मंगलेश डबराल या हमारी पीढ़ी के बाद की कविता है, वो शायद वैसी ना होती। क्योंकि वो भले अनुवाद, मूल कविता कहीं ना कहीं, अब चेक कवि मान लिया आपने पढ़ा, जो चेक जानने वाला उसको मतलब, क्योंकि मैं कुछ चेक पोइट से एक बार प्राग में मिला भी था, और वो मतलब मेरी काफी बात भी हुई थी इस बारे में। तो ये एक समस्या तो रहेगी, चाहे आप बांग्ला से अनुवाद करें, चाहे आप चेक से करें, चाहे आप फ्रेंच से करें, लेकिन इस समस्या के बावजूद अनुवादक आपको एक बहुत से फीलिंग्स और आइडिया जो देता है, उससे आपकी भाषा की कविता पे बहुत गहरा असर पड़ता है। मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि इस अनुवाद की प्रक्रिया को, अब देखिए विष्णु खरे काफी मतलब उनको लगता था कि अनुवाद से ज्यादा लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से मैंने देखा अनुवादक, उन्हें लिबर्टी लेना कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ कविताएं, कुछ लोगों का ट्रांसलेशन, कुछ सोशल, ओरिजिनल पढ़ना भी टफ होता है। पढ़ने के जैसे मैंने इधर युवा कवियों की काफी कविताएं मैं फेसबुक के कारण देखता रहता हूँ। जैसे मैं जोशना की कविताएं मैंने काफी, जब मैंने पढ़ी तो मैंने उसमें एक बात नोट की कि वो कॉम्प्लेक्स किस्म की, मतलब वो एक पाठ वाली कविताएं है ही नहीं। वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, लेकिन वो बहुत परिष्कृत हैं और पढ़ने को दिल करता है बार बार। बहुत अच्छी कविता। हालांकि मेरी पर्सनल एक धारणा है कि क्योंकि फेसबुक माध्यम आज बन गया है, प्रिंटिंग का माध्यम बन गया है, हम लोग अधिकांश कविताएं किताब में तो पढ़ते ही नहीं, पहले वहीं पढ़ लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है, मैं किसी पर्टिकुलर पोइट की नहीं बात पर्टिकुलर पोएम मुझे मैं भूल जाऊं, तुम्हारी बारिश पोएम मुझे न सिर्फ अच्छी लगी, वो कठिन थी। हाँ नहीं, वो ऐसा बारिश कविता, चूंकि वो वैश्य, वो देखिए एक जमाने में तो मुझे याद है चंडीगढ़ में एक सेमिनार महिलाओं का हुआ था, मतलब कुछ स्त्रियों की समस्या को लेकर, उसमें वो पूरी उस कविता पे पूरा दिन डिस्कशन हुआ था। वो मुझे उन्होंने उसका भेजा था पैम्फलेट बाद में। तो वो कविता ऐसी थी कि जो समाज में 3 वेश्याओं की उपस्थिति, वो आखिर जो अंत होता है ना, अप्सराएं तो नहीं थी कहीं, वो तो बेसिकली वो हिरणों का शिकार वाली कविता में भी उस कविता को, और एक दूसरी कविता थी जो कबर, इसका जो हिरणों का शिकार, हिरणों शिकार वाली, इन 2 कविताओं को ट्रांसलेशन करने के बहुत बाद तक मैं उनके बारे में सोचता रहा, उन कविताओं के बारे में। वो बड़ी इंट्रीगिंग है, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, और बड़ी प्लेजरेबल है जिसे कहते हैं। मैं असल में जिस बात की ओर इशारा करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा लगभग समय अब खत्म होने के नजदीक है, कि फेसबुक में एक टेम्पटेशन होता है
कि आप रोज अपनी नई कविता लगा दें, सही है। क्योंकि ब्लाइंड फॉलोअर्स, लाइक करने वालों की कमी नहीं है। खासतौर पे मैंने ये देखा है कि वो कवि को कई बार कुछ ज्यादा ही, जिसे कहते हैं ना, उसको एक तरह से प्रेरित कर देते हैं। यार आज तो कविता मैंने लगाई नहीं कोई। मैं नहीं, मेरी बात पहले पूरी खत्म होने दो। मैं ये कहता हूं कि ये जो टेम्पटेशन है कि रोज डायरी की तरह आप कविता, जैसे एक जमाने में भवानी प्रसाद मिश्र इमरजेंसी के दिनों में उन्होंने कहा था कि मैं रोज कविताएं लिखूंगा, 3 कविताएं लिखूंगा, क्योंकि वो अपने प्रोटेस्ट को कहना चाहते थे। लेकिन जो फेसबुक माध्यम है उसमें मैंने ये नोट किया कि कई कवि जो हैं वो, क्योंकि प्रशंसकों की तो कमी नहीं होती है, वाह वाह करने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि पोइट्री एक ऐसा, देखिए संख्या बहुत ज्यादा कई कवि ऐसे हैं, जैसे कुंवर नारायण ने अपने जीवन में वो तो 1200-1300 कविताएं लिखी हैं, जो शायद उससे भी ज्यादा होंगी वो। लेकिन उनका जीवन देखिए 90 साल का था और वो लेखक के रूप में काफी लंबे समय से एक्टिव थे, यानी 70 साल उन्होंने एक्टिव होके अगर इतनी कविताएं लिखी तो बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन कविताओं की संख्या इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं मानता कि टी.एस. एलियट जैसे देखिए 100 कविताएं लिख के वो इतना बड़ा कवि है। सही। या मतलब जरूर जगुड़ी वाली जो बहुत कविताएं लिखते हैं, या अगर धूमिल जीवित होते आज तो मुझे लगता है कि उनकी कविताएं जो है 1200 से ऊपर जा चुकी होती हैं। लेकिन संख्या से अधिक ये है कि आज टेम्पटेशन कविता के, ये ट्रांसलेशन से अधिक ये कविता के लिखने का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम लोग की जो बहस आज की होती है ना, उसमें ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि कवि को बहुत ज्यादा फेसबुक पे कविता नहीं लगानी चाहिए, यानी कि पाठकों की अदालत में पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि आप कई बार अपनी प्राइवेट डायरी की तरह उनको देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मैं इसमें से कोई शायद 10 कविताओं में एक आध अच्छी होगी तो मैं लगाऊंगा। लेकिन ये तो एक देखिए निजी मामला है, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कवि को नहीं इशारा कर रहा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोइट्री ऐसी चीज है जो बहुत एक पवित्र किस्म की दुनिया है। आप देखिए तार्कोवस्की है, उसके फादर बहुत बड़े पोइट थे, आर्सेनी तार्कोवस्की रशिया के, लेकिन वो सिनेमा में पोइट है और अपने फादर से भी बड़ा पोइट है। तो यानी दूसरी लैंग्वेज में उसने अपने, तो ये एक तरह से वो जो होता है ना कि हैंडलिंग सारी इमेजेस की या भाषा की, या क्योंकि कुछ कविताएं, जैसा तुमने भी कहा कि बहुत सी कॉम्प्लेक्स बार बार रीडिंग की जरूरत पड़ती है उनको अनुवाद करते हुए भी, तो ये समस्याएं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अनुवाद की दुनिया बहुत बड़ा काम करती है। किसी भी भाषा के पाठकों के लिए, साहित्यकारों के लिए अगर अनुवादक अच्छे होते हैं तो वो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। देखो हिंदी में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी, यानी विज्ञान की किताबों का अच्छा अनुवाद नहीं हो पाता था, कला में समस्या थी। देखिए प्रयाग जी और मैंने कला पे जब किताबें लिखी तो मालूम पड़ा किताबें, क्योंकि मुझे ज्यादातर छात्र आज भी कहते हैं कि बोलचाल की भाषा आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम उसे आसानी से समझ लेते हैं जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सारी जिम्मेवारियां हैं, अनुवाद भी भाषा को लेकर बहुत सजग होना चाहिए, क्योंकि कई कवि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं या उनका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन कुछ कवि सादगी में ही बहुत कठिन जटिल हो जाते हैं। एक तरीका वो भी है कि आपकी इमेज बहुत सादगी से लग रही कि कविता बिल्कुल एक पार्ट में समझ में आ गई, लेकिन उसको आपने दोबारा पढ़ा तो आपको मालूम पड़ा कि उसके लेयर्स ऑफ मीनिंग थी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि चलिए हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा अनौपचारिक ढंग से और औपचारिक ढंग से कुछ बातें की। इसके लिए मैं इनके मंच जो है, जो कि आजकल काफी मौका देता रहता है बहुत से, क्योंकि मैंने जैसे अनुवाद वाले ही सीरीज में सबसे पहला शायद कार्यक्रम जब मैंने देखा वैन गॉग की जो भाई के नाम चिट्ठियों के लिए राजूला शाह ने शायद वो कार्यक्रम किया था, तो उससे मुझे लगा कि देखिए उस किताब के बारे में हम कला में होते हुए भी जानते नहीं थे। तो और वो कठिन चुनौती थी, क्योंकि वैन गॉग के जो पत्र थे थियो के नाम, वो कला के इतिहास को ही बताते हैं। तो अब या कभी रिल्के की जैसे डायरीज के मैंने अनुवाद राजी सेठ के देखे थे, तो वो जो एक तमाम चीजें हैं उनका दूसरी भाषा में जो चैलेंज स्वीकार करना, वो भी काफी बड़ा क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन है। धन्यवाद।
आप सबको और सुनने अर्पण के कुमार जी, मुझे आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे मंच दिया।